नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल करने वाले हैं जो भारत में लाखों लोगों के लिए, खासकर जब शादी की बात आती है, तो एक बड़ी चिंता का कारण बन जाता है। विषय है नाड़ी दोष। मैंने खुद कई परिवारों को इसकी वजह से परेशान होते और अच्छे भले रिश्ते टूटते देखा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा शब्द है जो कुंडली मिलान के समय सुनते ही माहौल में एक तनाव सा पैदा कर देता है। हाँ। और इसकी वजह भी है। ज्योतिष के अष्टकूट मिलान में कुल 36 गुण होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा यानी 8 गुण अकेले नाड़ी को दिए गए हैं। 8 गुण? हाँ, ये ज्योतिष में इसके महत्व को दिखाता है। 36 में से 8 मतलब लगभग 22% वेटेज सिर्फ एक चीज को। तो जाहिर है अगर इसमें कोई समस्या हो तो लोग डरेंगे ही। बिल्कुल। हमारे पास एसएन पांडे के नोट्स हैं जो इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो आज हम एक तरह से जासूस बनकर इस नाड़ी दोष की तहकीकात करेंगे। हम इस मान्यता की जड़ तक जाएंगे, उस सबसे बड़े डर का सामना करेंगे जो इससे जुड़ा है, और फिर उन गुप्त रास्तों को भी खोजेंगे जिनके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। चलिए आज इस ज्योतिषी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इसकी शुरुआत हमें सबसे बुनियादी सवाल से करनी होगी। हाँ। आखिर ये नाड़ी है क्या जिसके एक होने पर इतना बड़ा दोष लग जाता है? हाँ, सबसे पहले यही समझते हैं। ये नाड़ी कोई नस तो है नहीं। तो ज्योतिष में इसका मतलब क्या है और ये 3 तरह की ही क्यों है? आदि, मध्य और अंत्य। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार ज्योतिष की ये जो अवधारणा है वो असल में आयुर्वेद से बहुत गहराई से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, आयुर्वेद मानता है कि हर इंसान का शरीर और उसकी प्रकृति 3 मूल ऊर्जाओं या दोष पर आधारित होती है: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ, ये तो सुना है। ज्योतिष इन्हीं 3 ऊर्जाओं को 3 नाड़ियों का आधार मानता है। अच्छा, तो ये वात, पित्त, कफ ही हैं? तो फिर आदि, मध्य और अंत्य का इनसे क्या संबंध है? स्रोत के मुताबिक आदि नाड़ी वात तत्व का प्रतीक है, मतलब शरीर में वायु और गति की ऊर्जा। ठीक है। मध्य नाड़ी पित्त तत्व का प्रतीक है, यानी अग्नि और पाचन की ऊर्जा। और अंत्य नाड़ी कफ तत्व का प्रतीक है, मतलब जल और स्थिरता की ऊर्जा। तो जब ज्योतिषी आपकी नाड़ी देखते हैं तो वो असल में आपकी जन्मजात शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के प्रकार को देख रहे होते हैं। समझ गया। तो ये शरीर की मूल प्रकृति से जुड़ा है। तो फिर दोष कब और क्यों बनता है? मतलब अगर 2 लोगों की ऊर्जा एक जैसी है तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? तालमेल अच्छा बैठेगा। यहीं पर ज्योतिष का सिद्धांत थोड़ा अलग हो जाता है। स्रोत के अनुसार दोष तब बनता है जब वर और वधु दोनों की नाड़ी एक ही हो। अच्छा। जैसे दोनों की ही आदि नाड़ी हो या दोनों की मध्य नाड़ी हो। इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जैविक असंगति का है। बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ज्योतिष मानता है कि सृष्टि संतुलन पर चलती है, तो 2 समान ऊर्जाओं का मिलन उस संतुलन को बिगाड़ सकता है और एक तरह की अधिकता पैदा कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य और वंश वृद्धि में समस्याएं आ सकती हैं। और यहीं से वो सबसे बड़ा डर पैदा होता है ना? वो डर जो हर माता पिता को सताता है। बिल्कुल। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि क्या नाड़ी दोष का मतलब सच में संतानहीनता है? क्या ये एक अंतिम फैसला है कि संतान नहीं होगी? इन नोट्स में ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं। नाड़ी दोष होना इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि संतान नहीं होगी। स्रोत इसे एक चेतावनी या वार्निंग साइन की तरह देखने की सलाह देता है, अंतिम निर्णय की तरह नहीं। तो ये एक रेड फ्लैग की तरह है, लेकिन गेम ओवर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोग अक्सर इस चेतावनी वाले हिस्से को भूल जाते हैं और इसे सीधा अंतिम फैसला मान लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे मौसम विभाग कहे कि भारी बारिश की संभावना है और हम ये मान लें कि शहर में बाढ़ आने ही वाली है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार समान नाड़ी होने पर कुछ समस्याएं संभावित हो सकती हैं। अच्छा, संभावित। हाँ, और वो भी तब जब कुंडली में दूसरे ग्रह भी थोड़े कमजोर हों। तो क्या संभावनाएं हो सकती है? जैसे कि गर्भधारण में थोड़ी देरी हो सकती है, गर्भपात यानी मिसकैरेज का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है, या होने वाली संतान का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। कुछ मामलों में पति पत्नी के बीच शारीरिक आकर्षण में कमी आने की भी बात कही गई है, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, निश्चित परिणाम नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह की चेतावनी है, लेकिन यहीं पर स्रोत कुछ ऐसा बताते हैं जो इस पूरे डर को पलट के रख देता है। उसमें लिखा है कि लगभग 90% मामलों में नाड़ी दोष होने के बावजूद ये दोष असल में रद्द हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है।
इसका मतलब है कि 10 में से 9 जोड़े जिन्हें इस दोष के कारण डराया जाता है, उन्हें शायद चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? इसके पीछे ज्योतिष का कौन सा सीक्रेट कोड है? इसी को ज्योतिष में नाड़ी दोष परिहार या एक्सेप्शन कहा जाता है। ये कुछ विशेष ज्योतिषीय स्थितियां हैं जो इस दोष के प्रभाव को या तो पूरी तरह खत्म कर देती हैं या इतना कम कर देती हैं कि वो न के बराबर रह जाता है। अच्छा, स्रोत में इसके कई नियम बताए गए हैं। तो वो कौन-कौन से नियम हैं जो इस दोष को रद्द कर देते हैं? सबसे पहला और सबसे आम नियम है, अगर वर वधू की राशि एक ही हो पर उनके जन्म के नक्षत्र अलग-अलग हों। ओह, अच्छा। मान लीजिए दोनों की राशि मेष है, लेकिन एक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और दूसरे का भरणी नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष का प्रभाव खत्म माना जाता है। वाह, मतलब एक ही राशि में होना असल में एक बचाल बन सकता है, ना कि समस्या। और अगर नक्षत्र भी एक ही हो तब दूसरा परिहार काम आता है, जो और भी गहरा है। सोचिए कि एक ही नक्षत्र एक बड़ा घर जैसा है और उस घर में 4 कमरे हैं। ठीक है। इन्हीं कमरों को ज्योतिष में चरण या पाद कहते हैं। तो अगर लड़का और लड़की एक ही घर मतलब नक्षत्र में है लेकिन अलग अलग कमरों यानी चरण में है, जैसे एक पहले चरण में और दूसरा तीसरे या चौथे चरण में, तब भी नाड़ी दोष का असर नहीं होता। अच्छा, ज्योतिष मानता है कि इतनी सी दूरी भी ऊर्जा के टकराव को रोकने के लिए काफी है। ये तो बहुत ही बारीक जानकारी है। मतलब सिर्फ नक्षत्र का नाम देख के फैसला नहीं कर सकते, उसके अंदर भी देखना होगा। बिल्कुल। और क्या ग्रहों का भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल है। तीसरा महत्वपूर्ण परिहार है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री यानी अगर दोनों की राशियों के स्वामी ग्रह मतलब राशि लॉर्ड्स आपस में मित्र हों तो भी दोष का असर बहुत कम हो जाता है। जैसे जिक्र है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और वही शायद सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। क्या है वो? कुंडली में 5वां घर संतान का घर माना जाता है। अगर ये घर, इसका स्वामी ग्रह और सबसे बढ़कर बृहस्पति, जिसे संतान का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है, कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, तो नाड़ी दोष का प्रभाव लगभग 0 हो जाता है। एक मिनट, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह एक तरह का ट्रम्प कार्ड है, कि अगर कुंडली में ये ग्रह मजबूत है तो वो नाड़ी दोष जैसे नियमों को भी ओवरराइड कर सकता है। साफ कहता है कि अगर बृहस्पति बलवान है और पंचम भाव मजबूत है तो नाड़ी दोष संतान सुख नहीं छीन सकता। इसीलिए किसी एक दोष को देखकर रिश्ता खारिज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पूरी कुंडली का विश्लेषण बेहद जरूरी है। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिस्टम जितना कठोर दिखता है उतना ही लचीला भी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या इस प्राचीन ज्योतिषीय अवधारणा का कोई आधुनिक या वैज्ञानिक पहलू भी है? स्रोत में इसकी एक बहुत ही रोचक तुलना की गई है। हाँ, की गई है, और ये आज के समय में इसे समझने में बहुत मदद करती है। स्रोत में नाड़ी दोष की तुलना मेडिकल साइंस के RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप से की गई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, जैसे मेडिकल साइंस में RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और पिता का RH पॉजिटिव, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, होता है। पहली प्रेगनेंसी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के शरीर की एंटीबॉडीज बच्चे के लिए समस्या खड़ी कर सकती हैं। सही है, इसके लिए इंजेक्शन भी लगता है। हाँ, डॉक्टर पहले से ही एक इंजेक्शन देते हैं और सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। तो स्रोत का तर्क है कि नाड़ी दोष भी इसी तरह की एक जेनेटिक या बायोलॉजिकल मिसमैच की ओर इशारा करने वाला एक प्राचीन तरीका था। अच्छा, ये देखने का एक ज्योतिषीय पैमाना था कि दो लोगों की शारीरिक ऊर्जाएं एक दूसरे के अनुकूल हैं या नहीं, खासकर वंश वृद्धि के लिए। आप इसे एक तरह का प्राचीन जेनेटिक स्क्रीनिंग टूल कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों को जेनेटिक्स की कोई सहज समझ थी जिसे उन्होंने ज्योतिष की भाषा में समझाया? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन समानताएं चौंकाने वाली हैं। हालांकि स्रोत साथ में ये भी तर्क देता है कि आज के समय में सिर्फ नाड़ी दोष के आधार पर रिश्ता तोड़ना तार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास मेडिकल साइंस है, जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी का इलाज और प्रबंधन आसानी से संभव है। वैसे ही गर्भाधारण से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान आज मौजूद है। सही बात है। इसलिए ज्योतिषीय चेतावनी को ध्यान में रखें, पर फैसला आधुनिक विज्ञान की मदद से लें। ये एक बहुत ही संतुलित और प्रगतिशील दृष्टिकोण है। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा है। हमने 3 नाड़ियों की बात की, आदि, मध्य और अंत्य।
तो क्या सभी नाड़ी दोष एक जैसे गंभीर होते हैं या इनमें से कोई एक लेवल बॉस है जिससे ज्यादा डरने की जरूरत है? लेवल बॉस कहना सही रहेगा। जी हाँ, स्रोत के अनुसार इनके प्रभाव और गंभीरता में अंतर होता है। सभी दोष बराबर नहीं बनाए गए हैं। तो क्या है वो अंतर? अगर वर और वधू दोनों की आदि नाड़ी यानी वात हो तो इसका प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ने की संभावना बताई गई है। इसे मध्यम गंभीरता का दोष माना गया है। ठीक है। अगर दोनों की अंत्य नाड़ी यानी कफ हो तो इसका असर पत्नी के स्वास्थ्य या फिर उनके आपसी रिश्ते की स्थिरता पर पड़ सकता है। इसे भी मध्यम गंभीर ही माना जाता है। और वो लेवल बॉस कौन सा है? वो है मध्य मध्य नाड़ी का मिलान। जब दोनों की मध्य नाड़ी यानी पित्त हो तो इसे संतान और गर्भाधारण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील और गंभीर माना जाता है। ओहो। ज्योतिषीय ग्रंथों में इसे ही सबसे उच्च गंभीरता वाला नाड़ी दोष कहा गया है, क्योंकि पित्त का संबंध शरीर की अग्नि, हार्मोन्स और प्रजनन क्षमता से होता है। तो अगर किसी का मध्य नाड़ी दोष है तो उनकी चिंता जायज है? हाँ, उनकी चिंता ज्यादा स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी ये याद रखना बेहद जरूरी है कि स्रोत के अनुसार ये सबसे गंभीर दोष भी कुंडली के दूसरे अच्छे योगों जैसे बृहस्पति की मजबूती या अन्य परिहारों से पूरी तरह शांत हो सकता है। अच्छा। तो अंत में बात फिर वहीं आ जाती है, पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। ये सब समझने के बाद एक बात तो साफ है कि कुंडली का पूरा विश्लेषण कितना जरूरी है। लेकिन सोचिए उस जोड़े के बारे में जिनकी कुंडली में नाड़ी दोष है और कोई स्पष्ट परिहार भी नहीं दिख रहा। उनके लिए तो ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति होगी। क्या ज्योतिष उन्हें बस वहीं छोड़ देता है या स्रोत इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है? क्या कोई उपाय है? नहीं, ज्योतिष का उद्देश्य कभी भी डराना या रास्ते बंद करना नहीं रहा है, बल्कि समाधान देना है। स्रोत में इस स्थिति के लिए भी कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक, दान पुण्य और जीवन शैली से जुड़े उपायों में बांट सकते हैं। तो आध्यात्मिक उपाय क्या है? क्योंकि नाड़ी दोष को मुख्य रूप से स्वास्थ्य और आयु से जोड़ा जाता है, इसलिए इसके निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना को सबसे प्रमुख माना गया है। शिव की आराधना? हाँ, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप कम से कम 108 बार रोज करने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष नाड़ी दोष निवारण पूजा भी करवाते हैं। अच्छा। और अगर चिंता मुख्य रूप से संतान को लेकर है तो संतान गोपाल मंत्र का पाठ बहुत प्रभावी माना जाता है। और दान पुण्य के बारे में स्रोत क्या कहता है? इसका क्या तर्क है? दान के पीछे का तर्क अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कर्मों में लगाना है ताकि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो। स्रोत में स्वर्ण यानी सोने का दान या अपने वजन के बराबर अनाज का दान, जिसे तुला दान कहते हैं, तुलादान, हाँ, उसे करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गौ सेवा यानी गाय को नियमित रूप से चारा खिलाना और जरूरतमंदों को वस्त्र और भोजन का दान करना भी बहुत प्रभावी उपाय बताए गए हैं। ये तो हुए पारंपरिक उपाय। क्या कोई ऐसा व्यवहारिक उपाय भी है जो हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़ा हो? हाँ, और ये बहुत तार्किक भी है। जैसा हमने शुरू में बात की थी कि नाड़ी का सीधा संबंध आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ से है। सही है। तो इसका सबसे तार्किक उपाय है अपनी जीवन शैली और खानपान में संतुलन लाना। स्रोत एक उदाहरण देता है कि अगर वर और वधू दोनों की मध्य नाड़ी है जो पित्त यानी अग्नि प्रधान होती है, हाँ, तो उन दोनों को अपनी डाइट में बहुत ज्यादा तीखा, मसालेदार या गर्म तासीर वाला भोजन कम करना चाहिए। उन्हें ऐसे आहार लेने चाहिए जो शरीर में ठंडक बनाए रखें। मतलब ये साइंटिफिकली भी लॉजिकल है? हाँ, ये वैज्ञानिक रूप से भी उनके स्वास्थ्य और प्रजनन शक्ति के लिए फायदेमंद होगा। स्रोत में एक और विशेष विधि का भी उल्लेख है, एक प्रतीकात्मक विवाह। ये सुनने में बहुत अलग लगता है, वो क्या है? ये एक बहुत पुरानी और प्रतीकात्मक परंपरा है। कुछ समुदायों में वास्तविक विवाह से ठीक पहले कन्या का विवाह भगवान विष्णु की मूर्ति, पीपल के पेड़ या एक कुंभ यानी मिट्टी के घड़े से करवाया जाता है। ये सुनने में एक बहुत ही पारंपरिक और प्रतीकात्मक उपाय लगता है, लेकिन क्या स्रोत इस पर भी कोई रोशनी डालता है कि आज के दौर में एक आधुनिक सोच वाला व्यक्ति इस उपाय को किस नज़र से देखेगा? क्या ये सिर्फ एक मानसिक सांत्वना है या ज्योतिष इसके पीछे कोई गहरा ऊर्जा संबंधी तर्क देता है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसके पीछे मान्यता ये है कि विवाह के साथ जुड़ा जो भी पहला और सबसे बड़ा दोष है
वो उस निर्जीव वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद होने वाला वास्तविक मानवीय विवाह दोषमुक्त हो जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, इसे एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना जा सकता है जो जोड़े को ये मानसिक शांति और विश्वास देती है कि उन्होंने दोष निवारण के लिए एक कदम उठाया है। मतलब वे एक सकारात्मक सोच के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर पाते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि नाड़ी दोष ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर है, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला या पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत में लिखा है, हमारे आसपास लाखों ऐसे सफल विवाह हैं जहां नाड़ी दोष होने के बाद भी स्वस्थ संतान हुई है और दंपति एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि इस मामले में सबसे बड़े उपाय दो हैं: सकारात्मक सोच और चिकित्सीय सतर्कता। ज्योतिषी सलाह को एक गाइड की तरह लेना चाहिए, एक रोड मैप की तरह, न कि एक दीवार की तरह। सही बात है। उसके साथ साथ आज के समय में आधुनिक मेडिकल चेकअप जैसे ब्लड ग्रुप मैचिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और अन्य टेस्ट को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। आखिर में अगर पति पत्नी के बीच प्यार, सम्मान और एक दूसरे को समझने की भावना है तो ज्योतिष का बड़े से बड़ा दोष भी सिर्फ एक कागजी गणना बनकर रह जाता है। जिस तरह इन स्रोतों ने नाड़ी दोष को आयुर्वेद के त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और आधुनिक विज्ञान के जेनेटिक्स से जोड़ने की कोशिश की है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी प्राचीन परंपराओं में और भी ऐसा ज्ञान छिपा है जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की ओर इशारा करता है, जिन्हें हम आज सिर्फ समझना शुरू कर रहे हैं।